आज हम लोग सेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे। सेल क्या होता है, किससे, ये फंडामेंटल यूनिट्स होती है। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, जैसे किसी भी बॉडी का जो निर्माण होता है, किसी प्लांट का निर्माण होता है, किसी चीज़ का जब हम निर्माण होता है तो हम देखते हैं कि उसमें जब जो छोटी इकाई होगी वो क्या होती है, छोटी नहीं कहें या बेसिक कहें, क्योंकि छोटी इस सेल के अंदर भी बाकी चीज़ें पाई जाती हैं तो इससे छोटी हो जाएगी, लेकिन जो बेसिक यूनिट्स होगी, जो फंडामेंटल यूनिट जिसको बोलेंगे, तो ये क्या है, सेल क्या है हमारे पास, फंडामेंटल यूनिट है। तो फंडामेंटल यूनिट है तो किसका फंडामेंटल यूनिट है, कोई न किसी लाइफ का। वो लाइफ क्या हो सकती है, एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, जहाँ भी लाइफ होती है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, जो भी हो। तो जो लाइफ है, इस लाइफ का जो यूनिट होगा, वही उस यूनिट को क्या बोलेंगे, हम सेल बोलेंगे। तो सेल का यूनिट होता है, सेल यूनिट होता है लाइफ का किसी भी। तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है। कुछ होते हैं जैसे, कुछ होते हैं शेप चेंज करते हैं। सम सेल्स क्या करते हैं, सम सेल्स चेंज देयर शेप। ये क्या करते हैं, शेप चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में अमीबा है, तो अमीबा क्या होता है, कभी इस शेप में रहेगा तो कभी इसका शेप कुछ और हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि शेप जो है इस शेप से इस शेप में चेंज हो जाता है। तो कुछ सेल्स क्या करते हैं, अपना शेप चेंज करते हैं। और क्या होता है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि शेप चेंज नहीं करते, वो पेकुलियर टाइप के होते हैं, टिपिकल टाइप के होते हैं। तो वो क्या करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, सम सेल्स आर ऑफ पेकुलियर टाइप। पेकुलियर टाइप किस लिए होते हैं, पेकुलियर टाइप इसलिए होते हैं कि इसका मतलब ये निश्चित होते हैं, इनका आकार जो है चेंज नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने नर्व सेल देखा था। तो जो नर्व सेल होता है वो क्या करता है कि अपना टिपिकल टाइप का होता है। तो जो नर्व सेल ये सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए होता है, कोई मैसेंजर है जैसे, तो उस तरह से सूचनाएं तुरंत ब्रेन को पहुंचाता है। तो ये जो नर्व सेल होती है ये क्या करती है कि पेकुलियर टाइप की होती है, इसमें शेप चेंजिंग का ऐसा कोई नहीं होता। अब क्या होता है कि कुछ जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो उनका फंक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है। तो उनका शेप और साइज जो होते हैं सेल्स के, वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। अब आगे देखते हैं। शेप शेप एंड साइज ऑफ सम सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यदि हम कहें शेप एंड साइज ऑफ सम सेल्स आर रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक फंक्शन। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं उनका जो शेप और साइज होगा क्या होगा, वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन की तरह, फंक्शन के लिए होते हैं। जैसे कि यदि हम हार्ट की बात करें तो हार्ट का जो साइज होता है, हार्ट के सेल्स जो हैं उनका शेप और जो साइज होगा उनका क्या एक मेन फंक्शन होगा कि हार्ट से वो क्या करेंगे, बम जो पंपिंग होती है ब्लड की, तो वो पंप के लिए यूज करेंगे। उसी तरह जैसे
हम यदि हार्ट की बात करें, जैसे हार्ट की बात करें तो हार्ट की बात करें तो इसके जो सेल्स होंगे, इसके पास जो सेल्स होंगे, ये सेल्स क्या करेंगे, मेनली किस में किस फंक्शन से जुड़े होंगे, ये पंपिंग एक्टिविटी से जुड़े होंगे। इसी तरह से हम यदि किसी आमाशय को ले लें जिसमें हमें खाना पचता है, तो ये क्या करेगा, इसके जो सेल्स होंगे ये क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस है वो करेंगे। फूड डाइजेस्टिंग प्रोसेस में जो काम होगा वो सेल्स ये काम करेंगे। तो हम देखते हैं कि कुछ जो शेप एंड साइज होता है सेल्स के, वो क्या होते हैं, कुछ न कुछ स्पेसिफिक फंक्शन, विशेष फंक्शन से जुड़े रहते हैं। स्पेसिफिक मतलब किसी खास फंक्शन से जुड़े रहते हैं। जैसे हार्ट से ब्लड का पंप होना, आमाशय में खाने का पचना, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर का मतलब कि जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें मल्टी सेल होते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, उसके लिए क्या होता है कि उनके फंक्शन जो हैं अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि किसकी बात हो रही है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, जैसे एनिमल है या ह्यूमन बॉडी है या कोई भी है। सेलुलर का मतलब क्या हो गया, सेल। मल्टी का क्या मतलब हो गया, ज्यादा, दो या ज्यादा। तो हमने देखा यहाँ पे कि दो या ज्यादा सेल्स जो होंगे किसी भी इस एग्जाम्पल में, तो ऑर्गेनिजम्स में क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे जिसमें कई तरह के सेल्स होंगे। तो जो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ह्यूमन बॉडीज को एग्जाम्पल में लेके चलें, तो ह्यूमन बॉडीज में क्या होता है कि डिफरेंट फंक्शन होता है सेल्स के, अभी हमने पीछे देखा था। तो अब हम क्या करते हैं कि जो सेल्स क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, आगे पढ़ेंगे एक एक करके। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये सेल्स है, तो सेल्स में मान लेते हैं कि ये हार्ट का सेल है। ये किसका सेल है, हार्ट सेल है। तो हार्ट का सेल होने के कारण क्या करेगा, ये पंपिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। ये ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा। अब हम इसमें देखेंगे कि जैसे ये हार्ट का है तो पंपिंग एक्टिविटी में है, या हमने देखा था कि आमाशय का है, स्टमक का है तो डाइजेस्ट फूड करेगा। इसी तरह से जैसे ये काम करते हैं सारे, इसी तरह से इस सेल के अंदर भी बहुत सारे छोटे, इससे भी छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। इनका अलग अलग आकार होता है, इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये भी जैसे ये फंक्शन करता है बड़ा वाला जो ए सेल करता है, उसी तरह इनके भी अपने क्या होते हैं, ये जो होते हैं इनके अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। इनके भी क्या होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। ये अलग अलग अपने फंक्शन काम करते हैं। और जैसे इसमें इनको जो ये काम करते हैं, इनको नाम दिया गया है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स का नाम दिया गया है। सेल ऑर्गेनेल्स में कई तरह के होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम, और इसके साथ ही साथ गोल्गी एपार्टस, लाइसोसोम, और भी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। इसमें क्या होते हैं, जैसे सेल फंक्शन करता है पंपिंग का, उसी तरह इनके हेल्प के लिए इसके अंदर भी कुछ
पार्ट्स होते हैं जो मेम्ब्रेन से ढके हुए होते हैं, तो ये पार्ट्स भी अलग अलग काम करते हैं। ये झिल्ली के अंदर रहते हैं, ये भी अलग अलग काम करते हैं। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, ये है, तो ये सारे क्या काम करते हैं, अलग अलग इनके काम है। तो इसको डिटेल में अलग अलग देखेंगे। तो इसका समझाने का पर्पज यही था कि जैसे सेल्स, अलग अलग सेल्स जो ह्यूमन बॉडीज है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें कि अलग अलग है, हार्ट है, स्टमक है, ब्रेन है, तो बहुत सारे सेल्स अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। तो उसी तरह उस सेल्स के अंदर भी कुछ सेल्स जो टाइनी सेल्स बोल सकते हैं इसको, तो जो ये छोटे सेल्स के अंदर छोटे पार्ट होते हैं, ये भी क्या करते हैं, मेम्ब्रेन से ढके रहते हैं और इनका स्पेसिफिक अलग अलग काम होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम, प्लास्टिड्स का अलग काम, इसका अलग काम, गोल्गी का अलग काम, लाइसोसोम्स का अलग काम, तो ये अलग अलग काम करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो सेल्स होता है, जैसे सेल्स से हम क्या देखेंगे कि एक तो फंक्शन कर रहा है, दूसरे इसके स्ट्रक्चर अलग अलग हो रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जो सेल्स होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ का होता है, क्योंकि यह स्ट्रक्चर का भी काम करता है और फंक्शन का भी काम करता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे कि जैसे कि यदि उदाहरण ले, जैसे ब्रिक्स है, ये क्या है, जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स क्या करता है, इसमें मकान बनाते हैं हम लोग, तो इसमें क्या करेगा, ब्रिक्स हेल्प करेगा। तो ये ब्रिक्स से क्या हो गया, हमारा ये मकान तैयार हो गया, हाउस तैयार हो गया, ब्रिक्स से हाउस बना। यानी ब्रिक्स क्या थी यहाँ पे, ये क्या हुआ, एक तरह का ये क्या है, स्ट्रक्चर है, ये क्या है, स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर है, तो एक तरह से ब्रिक्स से जो हाउस तैयार हो रहा है वो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। उसी तरह से हम देखते हैं कि जो सेल्स होते हैं या ह्यूमन जैसे बॉडीज है हमारी, ये क्या हो गई, ह्यूमन बॉडीज हो गई। अब इसका निर्माण क्या हुआ, अलग अलग सेल्स से बन के निर्माण हुआ रहा। ये क्या है, सेल्स है, तो अलग अलग होगा। जैसे यहाँ बोन होगा तो बोन सेल होगा, यहाँ पे हार्ट है तो हार्ट में क्या होगा, अलग सेल होगा, हार्ट सेल होगा। तो अब हम क्या देखते हैं कि जैसे बोन सेल है, या इसमें जो ब्लड होगा हार्ट में, वो क्या होगा, ब्लड सेल होगा। इसी तरह नर्व सेल होगा, जो चारों तरफ फैला हुआ है जाल, ये क्या हो जाएगा, नर्व सेल होगा। तो अब हम इसमें क्या देखते हैं कि अलग अलग जो है कि जो सेल हैं, है बेसिक यूनिट्स तो सेल ही है, सेल से मिल करके पूरा निर्माण इस बॉडी का हुआ है। जैसे इस ब्रिक से मिल करके ए स्ट्रक्चर बना था उसका, उसी तरह से सेल्स से मिल करके इस पूरे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। तो जो ह्यूमन बॉडी का जब स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो इसी तरह हम देखेंगे कि ये क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल यूनिट। इसी तरह जो ब्लड, जैसे जो शरीर में फंक्शन हो रहे हैं, जैसे शरीर में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, अब इसको हटा देते हैं। हम शरीर स्ट्रक्चरल, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए इस पे कि स्ट्रक्चर बॉडी का कैसे तैयार होता है। जैसे ईंट से मकान तैयार हो जाता है, उसी तरह से सेल्स से मिलकर के बॉडी तैयार हो जाती है, स्ट्रक्चर। तो उसको कहेंगे कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। जैसे मकान के लिए ईंट क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब इसमें देखते हैं कि मनुष्य क्या क्या करता है। जैसे यहाँ सांस लेता है, रिस्पायरेशन बोलेंगे, तो रिस्पायरेशन करता है। इसी तरह से क्या करता है, कुछ न कुछ न्यूट्रिशन लेता है।
ये न्यूट्रिशन ले लिया। इसी तरह से और क्या करेगा, कुछ ब्लड जो होते हैं हार्ट से, ब्लड का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरे बॉडी में। तो ये क्या काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया। इसी तरह से यहाँ क्या होगा, एक्सक्रेशन होगा, जो साफ सफाई है शरीर की। इसी तरह से क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। तो ये सारा काम क्या करता है, शरीर करता है। तो जैसे शरीर करता है बड़े अर्थों में सांस लेना, उसी तरह से सेल्स भी क्या करते हैं। जैसे एक सेल हम ले, ये न्यूक्लियस ले लेते हैं इसका, तो सेल भी क्या करता है, ये सारे काम सेल भी करता है। तो सेल चूंकि क्या करता है, ये सारे फंक्शन कर रहा है, जैसे बॉडी फंक्शन कर रहा है इसी तरह सेल भी फंक्शन कर रहा है। तो सेल को क्या बोल देते हैं कि ये सेल क्या है, फंक्शनल यूनिट भी है। मतलब जैसे शरीर काम कर रहा है ऐसे ये सेल भी काम कर रहा है। इसका मतलब कि सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों है लाइफ का। मतलब सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल हम देखते हैं कि दो इस तरह से क्या हो जाता है कि जो सेल है दोनों काम करता है। एक तो शरीर का पूरे निर्माण भी हुआ है सेल से, और सेल क्या करता है, उसी तरह की क्रिया करता है जिस तरह से हम शरीर में सामान्य तौर पे अनुभव करते हैं, जो सारी क्रियाएं होती हैं। तो इसको बोलते हैं कि सेल जो होता है लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो इस सेल के बारे में हो गया। और सेल का थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं कि सेल और क्या क्या करता है। तो आगे देखते हैं इसमें कि सेल के बारे में। जैसे हमें सेल बनाना है तो ये क्या करते हैं, कोई स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ये मान लेते हैं सेल है हमारा। सेल के बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और इसमें बहुत सारे चीज़ें होंगी जिसको ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। ये चीज़ें बाद में हम देखेंगे, हम बस केवल सेल सेल का जो स्ट्रक्चर है मेन वो देखते हैं। तो इसमें क्या है, सेल है, सेल के बाहर जो चारों तरफ होती है एक झिल्ली सी बनी होती है, सेल को ये पूरा घेरे रखती है। जो झिल्ली है ये सेल को, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोल दें, या इसको सेल जो होती है सेल के चारों तरफ और भी लिक्विड होते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। या तो सेल मेम्ब्रेन बोल दें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों एक ही चीज है। तो सेल जो होता है एक कवरिंग लेयर होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, कवरिंग लेयर होता है सराउंडिंग द सेल। और इसी को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। कवर किए रहता है इसको चारों तरफ से। तो इसको आउटर मोस्ट जो पार्ट होगा, इसका आउटर पार्ट होगा, इसको कवर किए रहता है जो झिल्ली या मेम्ब्रेन, जो उसको सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें, चूंकि सेल क्या है, शरीर के अंदर है, शरीर में हमारे बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसी तरह से इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें इसमें अंदर जाती हैं, कुछ चीज़ें बाहर निकलती हैं, कुछ इन होंगी कुछ आउट होगी, लेकिन सारी नहीं होती। कुछ क्या होते हैं, सिलेक्टेड आइटम्स होते हैं जो इन और आउट होते हैं। सिलेक्टेड आइटम्स होंगे जो इन और आउट होंगे। तो जो इस झिल्ली है, ये जो झिल्ली है मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलते हैं हम, सिलेक्टिवली, ये बोल देंगे परमिएबल। परमिएबल का मतलब जो रास्ता देती है, सिलेक्टेड आइटम्स आते हैं, सिलेक्टेड आइटम्स जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिलेक्टिवली परमिएबल
मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन समझ में आ रहा है, झिल्ली है। परमिएबल मतलब रास्ता देना, रास्ता दे देती है। कुछ जो आइटम्स होते हैं उनको अंदर भी जाने देती है, बाहर भी जाने देती है। तो इसलिए इस जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलते हैं, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया जो आउटर कवरिंग है। इसमें से कुछ फ्लूइड गैसेस ये अंदर और बाहर जा सकती हैं, तो उसको इसलिए क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, दो चीजें आएंगी, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। इन दोनों के माध्यम से ही सेल के अंदर चीजों का अंदर जाना और बाहर निकलना होता है। वो कैसे होता है हम देखते हैं। अब जैसे इसमें दो चीजें हैं, एक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है और एक क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर बाकी सेल के अंदर बाहर समझना आसान हो जाएगा। जैसे डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं गैस है, सिलेंडर है, इसमें से हमने कुछ गैस यहाँ से डाला। गैस का प्रेशर कहाँ था, यहाँ पे था, कंसंट्रेशन ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन। और इसके बाद इधर क्या है, लो कंसंट्रेशन। तो अब गैस क्या करेगी, जो हाई कंसंट्रेशन है इधर से लो कंसंट्रेशन की तरफ भागेगी और जा करके चारों तरफ फैल करके बराबर हो जाएगी। इधर से गैस इधर भागेगी, इसको क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में जैसे ऑस्मोसिस का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, जैसे किशमिश को हम पानी में भिगो देते हैं तो क्या होता है, अब जैसे ये क्या है, वाटर है, इसमें हमने H2O है वाटर, और इसमें क्या है, किशमिश है, रेजिन्स। हम रात को किशमिश भिगो के रख देते हैं तो सुबह क्या होती है, फूल जाती है। क्यों होता है ऐसा, ऑस्मोसिस के कारण होता है। इसका जो ये लेयर होता है ये क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है। तो अब होता क्या है इसमें कि अंदर जो होता है, इसके अंदर क्या है, H2O का कंसंट्रेशन कम है। किससे कम है, जो बाहर का H2O का कंसंट्रेशन ज्यादा है। बाहर क्या है, H2O का कंसंट्रेशन जो वाटर है ज्यादा है, अंदर क्या कम है। तो ये यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि ये परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है, इसलिए वाटर क्या करता है, जिधर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उधर से वाटर किधर, अंदर की तरफ इन कर जाएगा। और जब हम सुबह सुबह उठते हैं और देखते हैं तो किशमिश क्या होता है, पूरी तरह से फूल गया होता है। तो एक किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि जिधर H2O का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यानी कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन जो ज़्यादा होगा, उधर से वाटर मूव करेगा दूसरी तरफ, झिल्ली के दूसरी तरफ जिधर H2O का कंसंट्रेशन कम होगा। तो ये हो जाता है ऑस्मोसिस। तो इस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बेस पे जो सेल होते हैं हमारे, वो सेल भी क्या करते हैं, इसी तरह से ऑक्सीजन का या जो दूसरे फ्लूइड हैं उनको अंदर बाहर लेना देना करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो डिफ्यूजन होता है सेल के अंदर बाहर भी होता है, सेल के अंदर अंदर भी होता है। तो अब हम देखते हैं इसको आगे और डिटेल में कि कैसे डिफ्यूजन के द्वारा सेल जो है ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना करती है। तो मान लेते हैं कि ये सेल है हमारा। अब सेल है तो सेल के अंदर क्या है,
सेल के अंदर मान लेते हैं कुछ इसमें क्या होगा, मान लेते हैं वाटर कंटेंट होगा, लिक्विड कंटेंट होगा, या गैस कंटेंट ले लेते हैं। डिफ्यूजन में गैस कंटेंट लेके चलते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, जो गैस है मान लेते हैं CO2 गैस है एट हाई कंसंट्रेशन। अब बाहर क्या है, बाहर क्या बहुत इसके चारों तरफ CO2 गैस एट हाई कंसंट्रेशन है, बाहर क्या है यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। तो हाई कंसंट्रेशन है तो गैस डिफ्यूजन के द्वारा गैस क्या करेगी, CO2 अंदर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो CO2 क्या करेगा, गैस चारों तरफ से बाहर निकलेगा। और कब तक निकलेगा, जब तक कि चारों तरफ अंदर और बाहर बराबर ना हो जाए। इस तरह से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। यहाँ क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। हाई प्रेशर से हाई जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे किधर आएगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ। इस तरह मूवमेंट होगा हाई से लो की तरफ।